सर, सरकार दावा कर रही है कि अब जो सिटी डेवलपमेंट जो प्लान आया है उससे काफ़ी यहाँ पर विकास होगा, पर एनजीटी की यहाँ पर रोक लगी है। और क्या आपको क्या लगता है कि सरकार ने इसके लिए कोई भी सोचा नहीं किया, कोई ग्राउंड रिपोर्ट या होमवर्क इस पर नहीं किया? देखिए, इसके पीछे मुझे लगता है सरकार की या तो मंशा साफ नहीं थी। जिस प्रकार से डेवलपमेंट प्लान को बनाया गया, और ये साफ था, सब जानते थे कि एनजीटी का क्या आदेश है, वो सरकार भी जानती थी, इनके अधिकारी भी जानते थे। और हमने भी बार बार ये प्रेस के जरिए, आप लोगों के जरिए भी पूछना चाहा कि माननीय सुरेश भारद्वाज जी से ये पूछा जाए कि आगे कैसे बढ़ेगा, आप किस तरह से, क्या आप एनजीटी से इसको वेट कराएंगे या आप सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मामला उसके जरिए इसको आगे बढ़ाओगे। लेकिन वो बता नहीं पाए। अल्टीमेटली इसका यही होना था, क्योंकि आपका काम करने का तरीका या गलत था या आपके पास मंशा साफ नहीं थी। केवल नगर निगम का चुनाव आने वाला था और आगे चुनाव वर्ष है, इसको देखते आप लोगों को गुमराह करने के लिए सब कुछ चल रहा था। अगर आपकी मंशा साफ थी, आपके पास लीगल डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, आप उनको पूछते कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सोच यही थी कि ये वोट की राजनीति को लेकर किया गया था। अल्टीमेटली ये डेवलपमेंट प्लान आगे नहीं बढ़ा, जिस प्रकार से आपने देखा कि एनजीटी ने इसमें फिर से रोक लगा दी। अगर सरकार चाहती तो अपना केविट भी फाइल कर सकती थी पहले, कि हमें भी सुना जाए अगर ऐसी परिस्थितियां आई। तो सरकार हर जगह फेल दिखती है, इनके अधिकारी फेल दिखते हैं, या इनको तजर्बा नहीं है काम करने का, या ये केवल मात्र गुमराह करने की राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरह से शिमला की जनता और जो प्लानिंग एरिया में लोग रहते हैं, उनकी जो मुश्किलातें थी, उनकी उम्मीदें बढ़ाई, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया सरकार ने। और अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं कि आप इसको कैसे लोगों को राहत मिलेगी। और ये डेवलपमेंट प्लान, जो बड़ी बड़ी बातें मंत्री जी ने की, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उन्होंने कहा कि हमने वो काम किया है जो 40 साल में कभी नहीं हुआ। आप जवाब दीजिए कि आपने क्या काम किया, वो कहाँ तक पहुँचा और शिमला की जनता को उसका किस तरह से फायदा होने वाला है, तो ये बताना चाहिए। मुझे पता लगा है कि मीडिया वाले उनसे जवाब पूछ रहे हैं तो वो उसको टाल रहे हैं। आपको बताना चाहिए, लोगों में कंफ्यूजन है, लोग बेचारे एक उम्मीद में थे कि कुछ हमें राहत मिलेगी, लेकिन आज सरकार, मुख्यमंत्री या उनके यूडी मिनिस्टर ये बताने में असमर्थ है कि ये किस तरह से ये बना, क्यों ये फेल हुआ और आगे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है डीपी प्लान का, वो नहीं बता पा रहे। तो उनका ये भी कहना है कि राहत मिलेगी, अभी केवल जो है जो फॉर्मेलिटीज है, जो एनजीटी ने यहाँ पर जो रोक लगाई है, सिर्फ रोक लगी है, कैंसिल यहाँ पर नहीं किया गया है प्लान को। इस तरह का भी उनका दावा है सरकार का, और जो बहुत ही जल्द जो है जनता के लिए जो प्लान सोचा गया था वो सामने आएगा जनता के सामने। इस तरह की भी जो दावे सरकार कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? अब आप ये देखिए कि सरकार के या मंत्री के दावों को कितना गंभीरता से लिया जाए। मुझे तो लगता नहीं कि कोई बात आगे बढ़ती। वो बताना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या हुआ। आपकी नोटिफिकेशन होने से पहले ही ये स्टे हो गया, आपको पता ही नहीं, आपने कैबिनेट तक फाइल नहीं किया, आपकी तैयारियां ही नहीं दिखती है, आपकी गंभीरता ही नहीं दिखती है, या आपके अधिकारी आपको गुमराह करते हैं। बहुत सारे अधिकारी अपना नाम नहीं लेना चाहते कि जी ये होना मुश्किल है, ये नहीं होगा। मेरी खुद कई लोगों से बात हुई, भाई आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाओगे, ये किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा, जब ऑलरेडी एक इतना बड़ा ऑर्डर जो है एनजीटी का आदेश आया हुआ है। आपको बताना चाहिए, समझना चाहिए कि हम इसको कहाँ से आगे बढ़ेंगे। वो मैप, वही तैयारी सरकार की नहीं थी। और अभी भी ये जो केवल मात्र फेस सेविंग के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आगे आएगा, राहत मिलेगी, कब होगा? कितना टाइम निकल गया, 5 साल का समय हो गया। आपको आज याद आया ये 5 साल बाद? पूरा 5 साल जिस सरकार का एक काम में निकल जाए और वो कहते हैं कि आप सब्र रखिए, अभी भी हो जाएगा। तो आप समझिए इस बात को कि इनकी मंशा क्या है। कांग्रेस किस तरह से साथ है आम जनता के साथ, जो आपको रहे कि खिलवाड़ जो जनता के साथ हुआ है, केवल सपने जनता को दिखाई दी है, तो कांग्रेस किस तरह से साथ देगी? देखिए, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो चुनी हुई सरकार होती है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि लोगों की बात को सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश के 5 साल का पूरा समय निकलने वाला है, और जो लोगों की समस्याएं 5 साल पहले थी वो वैसी है। बीच में आप उनकी उम्मीदों को जगाते हो और बिना प्लानिंग के, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते थे कि लोगों को राहत मिले, लेकिन कानून के दायरे में हो, तरीके से हो। एनजीटी को भी जो आदेश थे उसको भी मद्देनजर रखा जाए, लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये काम करने का हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सरकार काम करती कैसे है, सरकार का काम करने का तरीका क्या है। अगर आप सरकार, इतना बड़ा तंत्र है सरकार के पास, वो फेल हो रहा है बार बार, कोई काम सरकार का, कोई आदेश जमीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचता नहीं है, दैट मीन्स ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये केवल शोषा फेंकती है, वो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अब आप बताइए, इनसे पूछिए, आपने मेरे से इतने क्वेश्चन किए, अब मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से भी पूछे
कि आपकी इस डेवलपमेंट प्लान का जो आपने प्रपोज की थी, इसके पीछे आपने हायर किए लोग, उनको पैसे दिए और लोगों की उम्मीद जगाई, आप इसको किस तरह आगे बढ़ाने वाले हैं? हम भी जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात पे कैसे आश्वासन जनता को देते हैं। नेहरू चौहान जी, दूसरा सर वहीं पर 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शिमला आ रहे हैं, उनके यहाँ पर संबोधन भी है, तो आप उनके दौरे को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुके हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका स्वागत करते हैं प्रदेश के नागरिक होने के नाते, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अब हिमाचल प्रदेश चुनाव में जा रहा है, थोड़ा सा समय बचा है, कुछ महीनों का, तो मुझे लगता है इसके पीछे सारी सोच कि जो ये सरकारी फंक्शंस हैं, इसका जो सारा फोकस हिमाचल प्रदेश की तरफ किया जा रहा है, उसके पीछे सीधी सोच है चुनाव वर्ष होना। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की परिस्थितियां हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 8 साल का पूरा होने वाला है। बहुत बार प्रधानमंत्री जी आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनको से क्या मिला? क्या मोदी जी ने इन 8 सालों में कोई, जिस सरकार के ऊपर तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका हो, और वो कहते हैं मेरा बड़ा स्नेह है हिमाचल प्रदेश के लोगों से, तो हमें कुछ राहत देनी चाहिए थी, कुछ ऐसा पैकेज देते जिससे हम इस कर्जे से बाहर निकल पाते और हम विकास की पटरी से जो 5 सालों में उतरे हैं उसमें कुछ उस पटरी पे दोबारा से चलते। विकास की दृष्टि से हम 5 सालों में पिछड़े हैं। इनका केवल मात्र प्रोपेगेंडा में, पब्लिसिटी में ही ज़्यादा समय निकलता है, और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 8 साल के दौरान भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी सब अब हिमाचल प्रदेश का रुख करने वाले हैं। पर मैं समझता हूं कि इससे कोई ज़्यादा फर्क हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की जनता में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये चुनाव वर्ष के जो दौरे होते हैं, इनका क्या मतलब होता है प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है। दूसरा, नेहरू चौहान जी, लगातार कांग्रेस ने घेरा है सरकार को पेपर मामले में, जो पुलिस भर्ती मामले में है। पहले एसआईटी गठित की गई थी सरकार द्वारा, आपने कहा कि सीबीआई द्वारा जांच यहां पर की जानी चाहिए। जब सीबीआई द्वारा जब जांच यहां पर की जाएगी, उसके बाद भी विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा क्यों? सर, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जो मेन किंग है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया सर, और जो जिस तरह से कैश जो लिया गया था सर, इसमें जो लेन देन हुआ था उसका क्या, किस तरह की जो स्पष्ट जो जानकारी अभी तक एसआईटी की तरफ से जारी नहीं की गई। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला था, जिस प्रकार से पेपर, पुलिस का जो पेपर था वो लीक हुआ, और उसमें जिस पैमाने पे जो सरकार ने एसआईटी बनाई, थोड़ी बहुत जानकारी जो इन दिनों निकल के आई, उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि काफ़ी लोग अरेस्ट हुए। लेकिन कौन से लोग अरेस्ट हुए? जिन्होंने बच्चों ने पेपर खरीदा या उनके पेरेंट्स। जो असली किंग पिन है, असली माफिया है, जो इसको चला रहा है बार बार हिमाचल प्रदेश में, जहां पर हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा कि पेपर लीक होगा, एक माफिया काम करेगा और वो बिकेगा, करोड़ों रुपए का लेन देन होगा। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इससे हमारे प्रदेश की साख बहुत खराब हुई है। हमने पहले भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, और अभी भी हमारे लोग, यूथ कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी कि एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, इसमें सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने पहली बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे सरकार पे दबाव बना, विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का और लोगों का, तो अब ये सीबीआई को दिया गया। मैं समझता हूं कि अभी ये सीबीआई को हैंड ओवर करना चाहिए बहुत जल्दी, और जो इसके असली किंग पिन्स हैं वो पकड़े जाने चाहिए और जड़ों तक पहुंचने की आवश्यकता है। ये इससे दूसरी बात, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, हमने कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी नैतिकता के आधार पे, क्योंकि ये पुलिस विभाग का ही पेपर था। पुलिस विभाग ने इस पेपर को तैयार किया, वही कंडक्ट कर रहे थे। अगर उनके मुखिया को इतनी नैतिकता होनी चाहिए थी, और मुख्यमंत्री से भी हमने मांग की थी कि आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपने पद से निकालना चाहिए। आप देखिए कि वो जैसे ही ये कांड हुआ, वो 8 दिन की छुट्टी में चले गए। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार की कार्यशैली कैसी है। जब आप गंभीरता होती है, खालिस्तान के झंडे लग रहे हैं, पेपर माफिया लीक हो रहा है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 8 दिन की छुट्टी चले जाते। तो इससे एक क्वेश्चन मार्क है इस सरकार की कारगुजारी पे। और कांग्रेस पार्टी जब तक इसमें डीजीपी पे कार्रवाई नहीं होगी, या ये अच्छे स्तर तक नहीं पहुंचता है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कितने लोग इसमें असली किंग पिन्स हैं, कौन से राज्यों में हैं, और ये माफिया कब से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। ये केवल मात्र पुलिस मामला नहीं है, इससे पहले भी जेएओ का मामला था, वहाँ भी पेपर लीक हुआ है। ये बार बार ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही है? और हिमाचल प्रदेश में जो माफिया राज पनपा है,
इस सरकार में 5 साल में, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और भाजपा की सरकार हमेशा याद रखी जाएगी कि इनके कार्यकाल में किस प्रकार देवभूमि और एक को जो है एक छाप मिली है, नया नाम मिला है कि माफिया का राज यहाँ, शराब माफिया, खनन माफिया या ड्रग्स